गीता के बताए अनुसार आज की रात सीमा रानी के लिए काफी दर्द भरी होगी, क्योंकि सुरेश और विनोद यानी कि उसके दोनों देवता सबसे पहले उसके पिछले जन्म के पाप उतारेंगे। फिर दूसरे दिन से उसे स्वर्ग का आनंद मिलेगा। दोस्तों, आपको बताती चलूं कि ये देहाती लड़की की कहानी का दूसरा भाग है। कहानी बेहद रोमांटिक और रोमांचक है, इसलिए अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो प्लीज़ इस कहानी के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहला भाग देख सकते हैं। अब आगे। गीता उस मासूम सीमा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर जाती है और सीमा रानी से पूछती है, कारे गुड़िया, तुम इन दोनों बैलों की पत्नी बनने को तैयार हो? सीमा लजाती है और शर्मा कर नीचे मुंह कर लेती है। उधर गीता सीमा को एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक देखती है और अपनी जिंदगी उन दोनों के हाथ लुटने की याद करके अंदर तक सिहर उठती है। आज फिर एक मासूम और नादान उनके चंगुल में फंस के लुटने वाली थी। शायद 2-3 साल बाद सीमा भी उसी के कोठे की शोभा बढ़ाएगी। वो दोनों के खौफ से अनजान भी ना थी, इसलिए उन ख्यालों को भूलकर वो अपने बैग से दुल्हन के साजो श्रृंगार का सब सामान निकालने लगी। गीता ने पूछा, कारे गुड़िया, पहली रात में काका होता है, कुछ मालूम है कि नहीं? सीमा ने मासूमियत से इनकार में गर्दन झुका दी। गीता ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे तो कैसे खुश करेगी अपने पति को? सीमा भोलेपन से बोली, खूब अच्छा खाना खिलाएंगे, घर संभालेंगे, कपड़े धोएंगे, बदन दबाएंगे, कोनो दुख न होने देंगे। गीता जोर से हंसते हुए बोली, अरे ये सब तो कोई नौकरानी भी कर देगी, फिर लुगाई का क्या फायदा? ये तो सीमा ने सोचा ही न था। धत तेरे की, ये तो हमको मालूम ही नहीं। गीता उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बैठ यहाँ, तुझे सब समझाती हूँ। फिर दोनों पलंग पर बैठ गईं और गीता बोली, देख गुड़िया, मर्द को खुश करने का मतलब है भगवान को खुश करना, और उनको खुश करने के लिए उनके मन को खूब खुश रखो। रानी आंखें फाड़ कर उसे देख रही थी। पुरुष का अमृत कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। समझना क्या था? सीमा तो हक्का बक्का आंखें फाड़े गीता को देखे जा रही थी। इन बातों के बारे में ना तो उसे कुछ मालूम था, ना कुछ कल्पना थी। अभी उसे समझ आ रहा था कि उसका बाप रात में उसकी माँ के साथ क्या करता था। जब बोलने लायक हुई तो डरते हुए बोली, माता जी, अगर ऐसा है तो हम अपने भगवान को कभी दुखी नहीं होने देंगे। पहली बार बहुत तकलीफ होगा, समझ लेना भगवान तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं। बाद में फिर तुमको स्वर्ग का एहसास होगा। अब तुम्हारे नरक के दिन खत्म हो गए हैं गुड़िया रानी, अब तुमको भगवान मिल गए हैं, और वो भी दो दो। गीता की इन बातों से सीमा के चेहरे की मुस्कान फिर से लौट आई और वो साज सामान उलट पुलट देखने लगी। करीब 1 घंटे बाद जब दोनों बाहर निकली तो दोनों, सुरेश और विनोद, ठिठक कर देखते रह गए। सर से पांव तक अप्सरा जैसी लग रही थी वो। लाल चटकदार जरी वाला घाघरा, डोरियों वाली लाल चोली जिस पे छोटे छोटे कांच की बिंदी जो सितारों जैसे चमचमा रही थी, बाल की मांग में बड़ा सा टीका, कानों में बड़े बुंदे, नाक में नथनी जो लेफ्ट कान तक चैन में अटैच थी, और गले में 10 तोले की चैन। हाथों में लाल सफ़ेद और सोने की चूड़ियाँ थीं जो कलाई से कोहनी तक भरी थीं। उंगलियों में 4-4 अंगूठियाँ और फास्ट ड्राई मेहंदी, आँखों में मस्कारा और होठों पर चेरी रेड लिपस्टिक उसकी सांवली काया को और सुंदर बना रही थी। पैरों में भी मेहंदी लगी थी और दोनों पैरों में एक एक सोने का घुंघरू वाली पायल थी। उसके वजन से ज्यादा शायद सीमा के बदन पर जेवर और कपड़े थे। उन सब पर लाल बूटियों वाला दुपट्टा जो उसके आधे चेहरे तक झुका हुआ था, पूरी सजावट की शोभा बढ़ा रहा था। वो दोनों ही क्या, किसी इम्पोर्टेंट इंसान का भी दिल बेताब हो जाता। उस खामोशी को गीता ने तोड़ा। क्या बात है, कोई सांप देख लिया क्या? ये तुम्हारी लुगाई है। दोनों जैसे नींद से जागे, उनके मुंह में लार भर आई थी।
गीता सबको लेकर शादी के टेबल के तरफ आई और कुछ झूठ मूठ पूजा का स्वांग कर दोनों को एक मंगलसूत्र दिया और पहनाने को कहा। दोनों ने वो फॉर्मेलिटी ख़त्म की और एक एक करके सीमा की मांग में सिंदूर भर दिया। इसके पश्चात सीमा ने दोनों के पांव छुए। तब गीता ने सीमा से कहा, दुल्हन, अब जो हम कहेंगे उसे हमारे पीछे दोहराना। सीमा ने हामी में सर हिला दिया। गीता बोली, आज से ये दोनों ही मेरे भगवान हैं। मैं इनका पूरे लगन से सेवा करूंगी और कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरा पूरा बदन और ये जन्म सिर्फ अपने देवताओं के सुख के लिए बना है। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, पर मैं तन मन धन से उनकी सेवा करूंगी। अब मेरा पूरा जीवन इनके चरणों में समर्पित है। सीमा ने सब रिपीट किया और झुककर गीता के चरण छू लिए। गीता ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसे लेकर ऊपर के कमरे में आ गई, जो कि नीचे वाले बेडरूम का डुप्लीकेट था। पर यह शयन कक्ष जैसा सजा हुआ था और बिस्तर पर लाल गुलाब की पंखुड़ी बिखरी हुई थी। रूम के कॉर्नर में एक छोटी अंगीठी रखी थी, जिसमें चंदन की लकड़ियों का अंगार जल रहा था। गीता ने सीमा से कहा कि वो अंगीठी को अपनी टांगों के बीच रखकर खड़ी हो जाए। सीमा ने जिज्ञासा से गीता की तरफ देखा तो वो बोली, गुड़िया, ऐसे तुम्हारे शरीर खुशबूदार हो जाएगी और तुम्हारे पति को अच्छा लगेगा। शर्म से लाल सीमा गर्दन झुकाए अंगीठी पर खड़ी हो गई। सीमा को 5 मिनट बाद हल्की गर्मी लगने लगी। तब गीता ने उसे बस करने को कहा। अटैच बाथरूम में ले जाकर गीता ने सीमा को पहले गुलाब जल और फिर शहद के कुल्ले करवाए। अब उसने सीमा को बिस्तर पर बैठा दिया और कहा, थोड़ा इंतज़ार करो, तुम्हारे पतियों को भेजती हूँ। नीचे आकर गीता ने कहा, जाओ सरकार, आपकी नन्ही परी आसमान में उड़ने को तैयार है। गीता के जाने के बाद दोनों ऊपर कमरे में आ गए। अंदर घुसते ही विनोद ने दरवाजे की कुंडी लगा दी। दोनों बिस्तर की तरफ बढ़ने लगे। घूंघट में से सीमा ने देखा कि दोनों पलंग के दोनों साइड पर खड़े हैं, तो वो अपने आप में और सिमट गई। इस पल के बारे में गीता ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था, इसलिए वो अंदर से बहुत सहमी हुई थी। विनोद ने एक साइड से उसके हाथ लगाकर घूंघट धीरे से उठाना चाहा तो सीमा मारे शर्म के अपने हथेलियों से चेहरा ढक लिया। गीता के अनुसार आज की रात सीमा के लिए काफ़ी दर्द भरी होगी, क्योंकि उसके देवता उसके पिछले जन्म के पाप पहले उतारेंगे, फिर दूसरे दिन से उसे स्वर्ग का आनंद मिलेगा। गांव की भोली नादान सीमा इन बातों को सच जानकर मन ही मन अपना तन मन उन दोनों को समर्पित कर चुकी थी। सब होने के बाद दोनों सीमा के आजू बाजू बैठ गए और प्रशंसा भरे स्वर में बोले, वाह रे गुड़िया, तू तो सबसे अच्छी पुजारिन है। इतना प्रसाद तो शायद ही किसी भक्त को मिला होगा। याद रखना, जितना ज़्यादा प्रसाद लोगी उतना ही तुम्हारा रंग निखरेगा, तंदुरुस्त रहोगी, बाल मजबूत रहेंगे और चेहरे पर तेज रहेगा। विनोद बोला, तुमने हमको बहुत प्रसन्न किया है, तो अब हम तुमको इनाम देंगे। उन्होंने सोच रखा था कि अब वो इस नन्ही को प्यार देंगे, और सीमा ने उन्हें इतना खुश कर दिया था कि उन्होंने सोचा दर्द देने से पहले थोड़ा सीमा को और मीठा सुख दे देते हैं। करीब 3-4 बजे सुबह की बात होगी जब सीमा ने अलसाते हुए जागी। जैसे ही बेड से उठना चाहा, एक दबाव की वजह से फिर से बेड पर गिर गई। सीमा को बड़े ज़ोर से बाथरूम लगी थी और उसकी कमर टूट रही थी। इस चहल पहल में सुरेश की नींद भी उचक गई और वो आंखें मीचता हुआ उठ बैठा। सीमा से उसने पूछा, क्या बात है गुड़िया, क्या हो गया आधी रात को? सीमा ने अलसाते हुए भोलेपन से बोली, नीचे बहुत दुख रहा है और जल भी रहा है। उस पे से बहुत ज़ोर से बाथरूम आई है। उसके भोलेपन पर सुरेश मुस्कुराया और अपने पैर हटाकर बोला, जाओ सीमा जाओ। सीमा बेड से उठी तो एक बार फिर से लड़खड़ा गई, क्योंकि उसकी थकी टांग और कमर ने जवाब दे दिया था। जैसे तैसे करती वो दरवाजे तक पहुंची तो बाहर देखा काफ़ी अंधेरा था।
वो डर गई। उसने धीरे से मिन्नत भरे स्वर में आवाज दी, अजी सुनते हैं, जरा हमको गुसल खाने तक राह दिखा दीजिए ना, यहाँ बहुत अंधेरा है। सुरेश मुस्कुराते हुए उठा और बरामदे की लाइट ऑन करके सीमा को गोद में उठा लिया और गुसल खाने तक ले आया। उनका टॉयलेट कम बात था, जो काफी बड़ा था। बाथ टब भी था। अंदर घुसकर उसने सीमा को उतारा और बोला, चल कर ले गुड़िया। वो मिन्नत भरी निगाहों से बोली, आप बाहर तो जाइए ना। सुरेश हमदर्दी दिखाते हुए बोला, बहुत दर्द हो रहा है हमारी रानी को। सीमा जो अब हल्का हो चुकी थी बोली, जल रहा है और बहुत दर्द भी हो रहा है। ये कहकर वो जाने लगी तो सुरेश जल्दी से बोला, अरे अरे बैठी रहो, हम अभी एक दवाई लगा देते हैं, जलन दूर हो जाएगा। सीमा को सचमुच अब काफी अच्छा लग रहा था। वो चहकते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी दवाई है, रोज लगाइएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। सुरेश ने जो ट्रीटमेंट दिया था उसकी वजह से सीमा को भी उस पर बहुत प्यार आ रहा था। और फिर वो भी हल्का होने के बाद रूम के एसी की ठंडक महसूस करने लगी थी। सुबह करीब 9 बजे दोनों की नींद खुली। सीमा अभी भी सो रही थी, पूरी बेफिक्री से सो रही थी। वो उसके चेहरे की मासूमियत और दुल्हन जैसा सजा धजा बदन देखकर दोनों सोचने लगे कि अच्छा हुआ कि इसने उनके बहकावे में आकर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो गई, नहीं तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता सीमा के साथ ज़बरदस्ती करना। करीब 10 बजे सीमा की नींद खुल गई और वो पलंग पर उठ बैठी। वो थोड़ा लड़खड़ा गई। खुद को संभालते हुए वो नीचे रसोई में आ गई। दोनों उसे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। इतने में विनोद उसे बाथरूम में निकलता नजर आया तो उसकी तरफ लपकी और सर से पल्लू लेते हुए झुककर उसके पैर छू लिए। विनोद ने उसे आशीर्वाद देते हुए बोला, गुड़िया, रात ठीक से नींद आया कि नहीं? उसके इस सवाल पर सीमा झेंप गई और लजाकर मुंह फेरकर किचन में भाग गई। विनोद उसके पीछे आया और बोला, नहीं बताना चाहती तो ना बताओ, पर ई बताओ कि हमरे प्रसाद का कब भोग करोगी बाकी जगह पर। सीमा मारे शर्म के ज़मीन में गड़ी जा रही थी। फिर विनोद ने कहा, अच्छा सुनो गुड़िया, सुरेश बाहर गया है, शाम तक लौटेगा। नाश्ता टेबल पर रखा है, पहले नहा धो लो फिर खा लेना। आज तुमको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सीमा को बहुत अच्छा लगा कि रसोई से तो कम छुट्टी है। वो बाथरूम में आई और मुंह धोने लगी। विनोद उसके पीछे पीछे आया और इशारे से टब दिखाते हुए बोला, मेरी गुड़िया रानी सुनो, ये टब में दवाई है जिसमें 20 मिनट बैठ लेना और शरीर को अच्छे से धो लेना। इससे तुम्हारा दर्द और थकान दूर हो जाएगा और जब हो जाए तो हमको बुला लेना। सीमा ज़मीन में नज़रें गड़ाए हुए हाँ में सर हिला दिया। आधा घंटे बाद सीमा बाथरूम से नहाकर एक टॉवल लपेटा और दरवाज़ा खोलकर विनोद को आवाज़ दी, ए जी सुनते हो, हमारा हो गया है। विनोद झट से वहाँ पहुँचा और अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। विनोद ने बाथरूम के एक छोटे अलमीरा में से एक तरल पदार्थ की बोतल निकाली और बोला, ये 2 चम्मच पीने से तुम्हारा दूसरा दरवाज़ा खुल जाएगा और फिर हम वहाँ पूजा करेंगे। पूजा करने से पहले पूजा का स्थान साफ तो करना होगा ना। सीमा उसकी बातों का मतलब समझकर अंदर से थर्रा गई, पर उसने तो अब अपना तन मन सब कुछ उनको समर्पित कर दिया था, तो पूरी आस्था के साथ बोली, हमको तो भगवान की मूर्ति पूजने से ज़्यादा प्रताप आपकी पूजा करने पर मिलेगा। अब तो आप ही मेरे मंदिर हैं और हम आपके भक्त। जिसको आपका प्रसाद प्राप्त होता है, आप जैसी पूजा चाहते हैं वैसी ही होगी। ये सुनकर विनोद गदगद हो गया और 2 स्पून लिक्विड सीमा को पिला दिया। वो काफ़ी कड़वी थी, इसलिए सीमा ने मुंह बनाते हुए पी लिया। करीब 1-2 मिनट में ही उसे प्रेशर हुआ और वो झट से कमोड पर बैठ गई। उसके पेट में दाने का अगर एक भी अंश होगा तो वो पूरा पानी बनकर बह गया। दोनों फिर टब से निकलकर झरने के नीचे नहाए और टॉवल लपेटकर बाहर आ गए। सीमा को इतनी गहरी नींद आई कि
वो शाम के 6 बजे तक सोती रही। सुरेश इसी समय घर लौटा तो उसकी बुलेट की आवाज़ से सीमा की नींद खुल गई। उसने अलमीरा खोली तो देखा कई सारे ड्रेस उसके साइज के भरे पड़े थे। ये ड्रेस दोनों ने स्पेशली सीमा और उस जैसी और लड़कियों के लिए लाकर रखे थे। सीमा ने एक नेवी ब्लू कलर का सलवार सूट निकाल कर पहन लिया और बाहर आ गई। ड्राइंग रूम में दोनों भाई कुछ बातें कर रहे थे जो उन्होंने सीमा के आने पर बंद कर दी। सुरेश ने शरारत से पूछा, कारे गुड़िया, इतना देर सो रही थी? इतना कौन सा थकने वाला काम किया था? सीमा उसके सवाल पर झेप गई और गाल शर्म से लाल हो गए। उसका सारा बदन टूट रहा था और एक मीठा सा दर्द हो रहा था। विनोद बोला, अरे कुछ नहीं भाई, हम तो बस थोड़ी पूजा की और दूसरे मंदिर की घंटी बजाई। ये सुनकर सुरेश हंसने लगा और बोला, अकेले अकेले पूजा कर लिए, हमको भजन कीर्तन में बैठने का मौका ही नहीं दिया। ये तो गलत बात है ना। सीमा उनकी इस ठिठोली से शर्म से ज़मीन में गड़े जा रही थी। विनोद बोला, जाओ सीमा, जाके रसोई में रात का खाना बना लो। 5 आदमियों का खाना बनाना, कुछ मेहमान आने वाले हैं। सीमा के चेहरे पर 5 लोगों का खाना बनाना सुनकर जिज्ञासा जाग उठी। तब विनोद बोला, आज हमारे एक पुराने मित्र अपनी लुगाई को लेकर आ रहा है। उसकी लुगाई आजकल उसकी पूजा नहीं करती है, ना ही उसका प्रसाद ग्रहण करती है। गांव के मंदिर के पुजारी ने कहा कि उसे हमारे पास ले जाने से हम उसका अच्छे से इलाज करेंगे और कट्टर पुजारिन बना देंगे। सीमा असमंजस में बोली, कैसी लुगाई है? अपने पति परमेश्वर का तन मन से पूजा अर्चना करना ही तो उसका फर्ज है। ये भी नहीं करेगी तो उसका जीवन व्यर्थ है। सुरेश ये सुनकर खुश हो गया और बोला, एकदम सही बोली मेरी गुड़िया रानी, पर सब तुम्हारी जैसी समझदार नहीं होती है ना, इसलिए आज हम उसका इलाज करेंगे। तुम भी हमारे साथ शामिल होकर हमारी मदद करना। सीमा खुश थी कि दोनों उससे इतना प्यार और इज्जत करते हैं कि एक ही दिन में उसे इतना मान दे रहे हैं। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। आपको अगर इसका अगला भाग चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम कोमल है। मेरी शादी को अभी 3 महीने हुए हैं। इन 3 महीने के दौरान जब भी मैंने अपने पति से कोई चीज़ मांगी तो वह हमेशा यही कहते थे, भाई से पूछ कर लाता हूँ या भाई से पैसे लेकर आता हूँ। मेरे पति हर मामले में अपने बड़े भाई से इजाज़त लेते थे। अमन मेरे पति हैं और उनके बड़े भाई राजेश यानी मेरे जेठ हैं, जिन्होंने अब तक शादी नहीं की है। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा, आपके भाई ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा, मुझे भी आज तक इसका कोई ख़ास सबब समझ में नहीं आया। शायद उनको शादी करने की ख्वाहिश ही नहीं थी, इसलिए माँ ने मेरी शादी पहले करवा दी। राजेश अब 35 साल के हो चुके थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरे पति हर काम में अपने बड़े भाई से इजाज़त क्यों लेते थे, क्योंकि मेरे ससुराल की सारी जायदाद राजेश के नाम पर थी। उन्होंने अपने बलबूते पर अपनी खुद की कंपनी भी बना रखी थी और मेरा पति उसी कंपनी में काम करता है। सीधे शब्दों में कहें तो वह अपने बड़े भाई की कंपनी को संभालता है। हमारे रहने के लिए जो बंगला बना था वह भी राजेश ने ही बनवाया था। घर में दोनों भाई एक साथ ही रहते थे। एक रोज़ मेरी सास ने मुझे कहा था कि अब तुम घर में आ गई हो तो शायद तुम्हारी और अमन की जोड़ी देखने से राजेश का भी शादी करने का दिल कर पड़े। कुछ दिनों तक मैंने भी राजेश को शादी के लिए समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कई बार उनसे शादी ना करने की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इन 3 महीनों के अंदर मैं अपने ससुराल में अच्छी तरह बस गई थी। मेरे ससुर नहीं थे, इसलिए राजेश ही घर की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। वह मुझ पर किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करते थे। एक दिन राजेश को हल्का सा बुखार हो गया। 4-5 दिन तक घर पर इलाज कराते हुए भी वह दफ्तर जाते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामूली बुखार बीमारी में बदल गया। फिर हमें उन्हें तुरंत अस्पताल
में दाखिल कराना पड़ा। राजेश 10 दिन तक अस्पताल में दाखिल रहे। जब वह अस्पताल से घर आए तो अस्पताल के चक्कर लगाने की वजह से मैं बहुत थक चुकी थी। घर में नौकरानी काम करती थी, लेकिन घर वालों को मेरे हाथ का खाना ज़्यादा पसंद था और नौकरानी के हाथ की चाय भी कोई नहीं पीता था। घर का हर काम करने के लिए सास सिर्फ मुझे ही हुक्म देती थी। एक दिन तंग आकर मैंने उनसे कहा, माँ मैं बहुत थक जाती हूँ, अमन के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है, फिर जेठ के लिए बगैर मिर्च मसाले का खाना और आपके लिए भी अलग तरह का खाना तैयार करना पड़ता है। अब जब बीमार होने की वजह से राजेश कुछ दिन घर पर आराम करेंगे तो कृपया उनकी देखभाल आप खुद कर लीजिएगा ताकि मेरा कुछ बोझ हल्का हो। इस पर मेरी सास नाक चढ़ाते हुए बोली, देखो बहू, तुम अभी जवान हो, इतनी जल्दी कैसे थक गई? पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी, इसी वजह से घर के लोग भी काफी ज्यादा होते थे। तब मैंने तुम्हारी उम्र में इतना काम किया था कि तुम सोच भी नहीं सकती। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए खानदान अलग हो गया है और एक तुम हो। अभी तो तुम दो ही लोगों यानी सास और जेठ से तंग आ गई हो, जबकि तुम्हारा हाथ बिठाने के लिए घर में नौकरानी भी मौजूद है। फिर भी इतनी थकान क्यों हो रही है तुम्हें? बस कुछ रोटियां ही तो बनानी होती हैं, इसमें इतनी भी परेशानी वाली क्या बात है? मैं जब इस घर में ब्याह कर आई थी तब से मैंने अपनी सास को कभी किचन में काम करते हुए नहीं देखा था और हर वक्त मुझे ही ऑर्डर देने में लगी रहती थी। एक दिन सास ने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ दिन अपनी बहन के पास जाना है। मैंने कहा ठीक है, आप कोई भी काम अपने ऊपर मत लें, जहाँ जाना है जल्दी जाएं। मेरे ये कड़वे बोल सुनकर वह बोली, इतनी भी जल्दी नहीं है, जब जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। और फिर सारे काम मेरे ऊपर ही डाल दिए। जेठ की बीमारी की वजह से उनके दफ्तर का ज्यादातर काम मेरे पति को संभालना पड़ रहा था, इसलिए वह रात को देर से घर आते थे। एक दिन दोपहर में जब मैं जेठ को दूध का गिलास दे रही थी तो देखा कि उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। वह हल्का सा भी हाथ नहीं उठा पा रहे थे। मैंने अपने हाथ से उन्हें दूध पिलाया और दूध पीने के बाद उनका मुंह अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया। जैसे ही मैंने पल्लू हटाया वह मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगे। जेठ की बीमारी के दौरान दिन भर में उनके पास ही रहती थी, क्योंकि उन्हें किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती थी। मैंने अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाना शुरू कर दिया था। जेठ ने अपनी तबीयत की खराबी की वजह से पूरे हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। 3 दिन गुजर चुके थे और मैंने उनकी बहुत देखभाल की थी। मेरी इसी देखभाल से वह इतने मुतासिर हो गए कि एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, बोलो कोमल, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने जहन से कहा, पिछले हफ्ते मार्केट में मैंने एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी देखी थी, लेकिन मेरे पति ने पैसों की कमी की वजह से उसे लेने से मना कर दिया था। मैंने मायूस होकर अपनी बात कह ही दी, क्योंकि अब मौका मिल रहा था तो मैं इसे ज़ाया नहीं करना चाहती थी। जेठ ने कहा कि तुम्हें वो साड़ी पसंद आई तो कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना। मैंने उसी वक्त वह साड़ी खरीद कर तुम्हें दे दिया होता। फिर जेठ ने फौरन अपना बैंक कार्ड मुझे दिया और शाम को मैंने वह सूट खरीद लिया। जैसे ही वह सूट मेरे हाथ में आया तो मैं खुशी से झूम उठी। जब मैं घर आई तो मेरे पति ने साड़ी देखकर हैरानी जताई। उन्होंने पूछा, भाई ने तुमसे इतना लगाव क्यों महसूस किया कि उन्होंने एक ही बात पर तुम्हें जो चाहिए था वो दिला दिया? खैर, जेठ बीमारी की वजह से अब ऑफिस नहीं जा पा रहे थे और कंपनी एक अहम मीटिंग दूसरे शहर में होनी थी। बीमारी के कारण वह खुद नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मेरे पति को भेज दिया। अगले 4 दिन मेरे पति को शहर से बाहर रहना था। जब सुबह मेरे पति शहर के लिए निकल गए तो मैं उसी वक्त नहाने चली गई। नहाकर जब मैं बाहर आई तो मैंने अपने गीले बालों में तौलिया लपेट रखा था। जैसे ही मैंने तौलिया हटाया और बाल सुखाने लगी तो अचानक मेरे कानों में जेठ की आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहे थे। जेठ की तेज़ आवाज़ सुनकर मैंने समझा कि वह ना जाने कब से मुझे बुला रहे हैं, मगर मेरी सास
घर पर नहीं थी क्योंकि मेरी सास की ये बुरी आदत थी कि वह खुद को काम से दूर रखने के लिए दिन भर बाहर गपशप करने जाती थी। फिर मैं तुरंत तेज कदमों से जेठ के कमरे में गई। जल्दी में मेरे बालों से तौलिया भी गिर गया। कमरे में पहुंचते ही मैंने कहा, क्या आपको कुछ चाहिए था? मैं नहा रही थी इसलिए आपकी आवाज़ नहीं सुन पाई। जेठ बोले, आज मुझे जल्दी भूख लग गई है, अगर नाश्ता मिल जाए तो अच्छा होगा। मैंने तुरंत नाश्ता बनाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले सोचा कि उनके नाश्ते से पहले वाली दवा दे दूं। जैसे ही मैंने उन्हें दवा दी तो जेठ बोले, भगवान ने आपको वैसे भी बहुत प्यारी बनाया है, लेकिन तुम गीले बालों में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मैं उनकी बातों पर मुस्कुराते हुए नाश्ता बनाने चली गई। आज मैंने उनका मन पसंदीदा खाना बनाया था। जेठ पहले भी मेरे हाथों के जायके की तारीफ किया करते थे, लेकिन आज तो उन्होंने तारीफ करने की हद ही कर दी। फिर जेठ कहने लगे, अगर मैंने जिंदगी में कभी शादी की भी तो मेरी बीवी भी तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। शायद वह शादी के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी जैसी नहीं, अब तुम ही चाहिए। तुम्हारी जैसी तो मैं ढूंढ ही नहीं सकता। इस बात ने मेरे दिल पर एक गहरा असर छोड़ा और मुझे लगा कि उनका दिल धीरे धीरे बदल रहा है। उस वक्त मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैं भी उनकी तरफ आकर्षित होने लगी। उन दिनों जेठ मुझसे ज़्यादा बातें करने लगे थे और अपने जज्बात का इजहार करने लगे थे। फिर देखते ही देखते जेठ की छुट्टियां खत्म हो गई और मेरे पति भी घर वापस आ गए। फिर जब रात हुई तो पति ने मुझसे कहा, तेरे जेठ ने तुझे तुम्हारा मनपसंद ड्रेस लेकर दिया और साड़ी के लिए अपना कार्ड भी दिया। वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं तो तुम उनसे मेरे लिए कुछ पैसे मांग कर दो। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैंने ताज्जुब के साथ अपने पति से पूछा कि आपको पैसों की क्या ज़रूरत है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे एक नॉर्मल सी गाड़ी खरीदनी है, ये मेरा ख्वाब है। मैंने हामी भर दी और मेरे पति सो गए। जेठ और मेरे बीच एक अलग ही रिश्ता बन चुका था और मुझे उनके इरादे का अंदाज़ा नहीं था। खैर, इसके बाद मैं अपने कमरे से बाहर आई क्योंकि मैं जेठ को हल्दी वाला दूध देना भूल गई थी। पिछले कुछ दिनों से जेठ ताकत की कमी की वजह से हल्दी वाला दूध पी रहे थे और मैं उन्हें रोजाना रात में दूध देती थी। उस रात भी मैं दूध लेकर उनके कमरे में गई। जब मैं दूध का गिलास रखकर वापस जाने लगी तो जेठ बोले, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बैठो, मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। जेठ मेरी छोटी बड़ी बातों पर बहुत ध्यान दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी इतनी तारीफ तो मेरे पति ने भी कभी नहीं की थी। मुझे महसूस होने लगा कि शायद जेठ के दिल में शादी के बारे में जज्बात बदल रहे हैं। खैर, मैंने बड़े हौसले के साथ धीमी आवाज में उनके सामने कहा कि मुझे कुछ चाहिए था और फिर उनके इजाज़त पर मैंने उनसे कुछ रकम मांग ली। अगर मैं अपने पति के नाम से पैसे मांगती तो वह वजह पूछते और शायद पैसे भी ना देते, लेकिन जब मैंने अपने नाम से पैसे मांगे तो जेठ ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वह कुछ और बातें करने लगे। उन्होंने कहा, जब तुम अपने पति के साथ होती हो तो मुझे उससे जलन होती है क्योंकि उसके पास तुम जैसी खूबसूरत बीवी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश तुम मेरी मलिकत में होती। फिर ना जाने अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फौरन ही मुझे तलख लहजे में अपने कमरे से निकल जाने का कह दिया। उन्हें अचानक क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस रात के बाद पूरे 2 दिन तक जेठ ने मुझसे बात तक नहीं की। उन्होंने खामोशी से मेरे हाथ में चेक दे दिया। मैंने वह चेक अपने पति को दे दिया। मेरे पति ने कहा, भाई इतने मेहरबान कैसे हो गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो मुझसे रोज़ का हिसाब पूछते हैं और तुम्हें एक ही बार में इतनी बड़ी रकम दे दी। मैंने उनकी बात पर सिर्फ सिर हिलाया। अगले 4 दिन बाद ही मेरी सास अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयारी करने लगी। उन्होंने सुबह सुबह मुझसे अपनी बहन के घर ले जाने के लिए कुछ सामान मंगवा लिया। मैंने सास के लिए सब कुछ तैयार कर दिया और उनकी तैयारी में इतनी मशरूफ़ हो गई कि सुबह से चाय भी नहीं पी। सुबह उठते ही मैं सिर्फ चेहरा धोकर कमरे से बाहर आई। मैं सास के लिए सारी खरीदारी कर चुकी थी
उसके बाद वह जाने की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद सास अपनी बहन के घर चली गई और मेरे पति भी ऑफिस जाने के लिए निकल गए। इस दौरान जेठ भी ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे। घर में अब मैं अकेली थी। नौकरानी भी सारे काम निपटा कर चली गई थी। फिर मैं आराम से नहाने गई। नहाने के बाद मैं अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी और मैंने बस पल्लू ही ओढ़ा था कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने से जेठ अंदर आ गए। उन्हें देखकर मैं पूरी तरह घबरा गई क्योंकि मेरे जिस्म पर पल्लू भी ठीक से नहीं था। मैं जल्दी से पल्लू ओढ़ने लगी थी कि इतने में जेठ मेरी तरफ बढ़े और बोले, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब घर में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आधे रास्ते से वापस आ गया। जेठ को घर में किसी के ना होने पर मुझसे ऐसे क्या खुफिया बातें करनी थी, मेरे दिमाग में सवाल चलने लगे। मैं गौर कर रही थी कि तभी मेरे जेठ मेरे सामने आकर माफ़ी मांगने लगे। जेठ का माफ़ी मांगने का ये तरीका मेरे लिए बहुत अजीब था। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था कि आखिरकार जेठ को ऐसा क्या कहना था जिसकी वजह से उन्होंने इतना ताज्जुब पैदा किया। मैं हैरानी के साथ रह गई और उन्हें जाने को कह दिया। उस दिन मेरे बर्ताव ने मुझे बहुत बुरा महसूस कराया था, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे आपकी उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्योंकि आप तो मेरे अपने हैं। मेरी ये बात सुनकर जेठ खुश हो गए और फिर खुशी खुशी वहाँ से चले गए। उस रात जब मेरी सास घर पर नहीं थी तो मेरे पति भी थोड़ी देर बाद गहरी नींद में चले गए। जब मुझे यकीन हो गया कि पति गहरी नींद में हैं तो मैं मौका पाकर चुपके से बिस्तर से उठी और बाहर निकल गई। मैं जल्दबाजी में जेठ के कमरे में पहुंची, लेकिन तब तक जेठ भी सो चुके थे। मैं उनके पास पहुंची कि तभी अचानक से कमरे की बड़ी लाइट ऑन हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने मेरा पति खड़ा था। मेरे पति ने रात को इस वक्त मुझे अपने भाई के कमरे में देखा तो इस बात का गलत मतलब ले लिया और गुस्से में कहने लगे, तुम इस वक्त मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही हो? और उन्होंने मुझे जेठ को इंजेक्शन लगाते हुए भी देख लिया था। पति ने फौरन आकर मुझे मेरे दोनों कंधों से पकड़ लिया। मैंने कहा, मैं गलत इरादे से नहीं आई थी। हमारे शोर से जेठ भी नींद से जाग गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मेरे पति ने अपने भाई से कहा, भाई आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरी बीवी आपके साथ ये करेगी, इसकी तो मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। ये सुनकर मैं भी हैरान रह गई। मेरे पति अपने भाई को बताने लगे, मेरी बीवी आपको इंजेक्शन लगाने वाली थी, वह तो शुक्र है कि मैं ऊपर से आ गया, वरना ये तो शायद आपको हमेशा की नींद सुलाने वाली थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी इस कदर जालिम निकलेगी। ये शायद दौलत की खातिर आपको मारना चाहती है, मगर एंड मौके पर ही आपके कमरे में पहुंचा और आपकी जान बच गई। जेठ ने ये सुनकर मेरे पति को खामोश कराते हुए कहा, शर्म करो यार, क्या तुम्हें अपनी बीवी पर जरा भी भरोसा नहीं है? लेकिन आपको इस पर भरोसा हो या ना हो, मुझे इस पर बहुत यकीन है, इसलिए मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरी भाभी मेरे साथ कैसे गलत कर सकती है। फिर जेठ ने मुझसे सवाल किया, ये सब क्या हो रहा था? तुम मेरे साथ ऐसा क्या करने वाली थी? वजह आप खुद ही बता दो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैंने जेठ के सामने आहिस्ता से बोलना शुरू किया, कल मैं जब माँ जी के लिए कुछ सामान खरीदने बाजार गई थी तब मैंने आपके लिए एक पेचीदा बीमारी का इंजेक्शन लेकर आई थी क्योंकि मुझे आप पर शक था कि आपके अंदर कुछ कमी है। आप 35 साल के हो गए हैं और आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी आपने शादी क्यों नहीं की? मुझे इस मामले की जांच पड़ताल करनी थी, इसलिए ये इंजेक्शन लेकर आई थी। मैं आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगा रही थी ताकि मैं अच्छी तरह जांच भी कर सकूं और आपको इस बारे में खबर भी ना हो। मेरी बात सुनकर जेठ बोले, तुम्हें किसने कहा था कि मेरे अंदर कोई कमी है? तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैंने जवाब दिया, आप 35 साल के हो चुके हैं लेकिन आपने अभी तक शादी नहीं की, इसलिए मुझे आपकी काबिलियत पर शक होने लगा था। मैं हकीकत जानना चाहती थी कि क्या आपके अंदर वाकई में कोई कमी है या शादी ना करने का कोई और बात है। इस वजह से मैं आपसे मीठी मीठी बातें भी करती थी ताकि आप बातों बातों में हकीकत बता दें।
कि आपके अंदर किसी तरह की कोई कमी है जो आप इस उम्र में भी शादी करने से इनकार कर रहे हैं। जेठ ने फिर संजीदा आवाज में कहा, मेरे अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मेरी शादी ना करने का सिर्फ एक ही कारण है और वह है मेरा पहला प्यार पूनम। जब मैं 23 साल का था तब से ही मैं अपनी बचपन की दोस्त पूनम से शादी करना चाहता था। पूनम भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं उस वक्त बहुत गरीब हुआ करता था। मैं इतनी ताकत नहीं रखता था कि पूनम को इज्जत के साथ ब्याह कर अपने घर ला सकूं। कई बार मैंने इरादा भी किया कि मैं पूनम को भगाकर कोर्ट मैरिज कर लूं, लेकिन जब मुझे अपनी माँ और छोटे भाई का ख्याल आता तो मैं अपने इस इरादे को झटक देता। मैं और पूनम दिन रात एक दूसरे को पाने के लिए बेचैन रहते और तड़पते रहते, लेकिन हमारे बस में कुछ भी नहीं था। आखिर जब पूनम की मंगनी के बाद तुरंत शादी हुई और वह किसी गैर के आंगन में चली गई तो मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं जीते जी मर गया। मेरी मोहब्बत मेरे हाथों से चली गई, क्योंकि मेरा गुनाह सिर्फ यही था कि मेरे पास पैसा नहीं था और मैं उन दिनों रोजगार के सिलसिले में जगह जगह भटक रहा था। उस दिन के बाद से मैंने शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और सिर्फ पैसा कमाने का इरादा कर लिया। मेरी माँ हमेशा मुझसे शादी के लिए जोर देती रही, लेकिन पूनम के बिना मैं किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ वही थी। कभी कभी आप दोनों को इकट्ठा देखकर मुझे शादी की ख्वाहिश होती थी, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ बात करता था मुझे पूनम याद आ जाती थी। आखिरकार मैंने अपने दिल को समझा लिया कि जितनी भी मैं कोशिश कर लूं, मैं पूनम के अलावा किसी और के लिए अपने दिल में जगह बना ही नहीं सकता। ये सब बड़े टूटे हुए दिल के साथ बता रहे थे। फिर जेठ की आंखों से आंसू बह निकले और वह मर्द होकर भी फूट फूट कर रोने लगे। मेरे पति ने तुरंत ही मेरे जेठ को सीने से लगाकर संभाला और हौसला दिया। उसके बाद मैंने कहा, मुझे आपकी बेहद फिक्र रहती है। कसम से आप दिल के बहुत अच्छे हैं और कमाई भी बहुत करते हैं। आपने अपने छोटे भाई की परवरिश करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें आज तक किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। भला इतना कौन किसी का एहसास करता है। लेकिन भाई यकीन करें, अभी भी आपकी शादी की उम्र खत्म नहीं हुई। आप एक बार किसी लड़की को अपनी जिंदगी में मौका तो देकर देखें। यकीनन आपको उसमें भी अपनी पूनम ही नजर आने लगेगी और आपका घर बसता हुआ देखकर माँ जी को भी सुकून मिल जाएगा और वह अपनी जिंदगी में आपकी संतान को भी देख सकेगी। प्लीज जो भी है, अब आप अपनी शादी से मुताल्लिक जरूर सोचें। अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा। देखना आप फिर से मजीद जवान हो जाएंगे। इतने दिनों से इसी वजह से मैं ये सब कोशिश कर रही थी। मेरी बात खत्म होते ही मेरे पति मुझसे माफी मांगते हुए बोले, प्लीज कोमल, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरा बड़ा भाई जो मुझसे एक एक पाई का हिसाब लेता था, वो जब तुम्हारे एक इशारे पर सब कुछ लुटा रहा था तो मुझे तुम दोनों पर शक होने लगा। फिर हालांकि मुझे गाड़ी की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने तुम दोनों के इम्तिहान लेने के लिए तुमसे गाड़ी की डिमांड कर दी कि भाई तुम्हें इतनी बड़ी रकम देते हैं या नहीं। जब तुम्हारे हाथ में भाई ने चेक रखा तो मुझे समझ में आया कि तुम्हारे और भाई के दरमियान कुछ भी गलत ताल्लुक नहीं है। मुझे मेरे इस घटियापन के लिए माफ कर दो। मैंने तुम दोनों पर शक किया। मैंने अपने पति से कहा कि घर में कुंवारा भाई होने पर ऐसी गलतफहमियां तो होती रहती हैं। मैंने अपने पति को फौरन माफ कर दिया। फिर अगले ही दिन मैंने अपने अमीर और हैंडसम देवर के लिए एक नहीं बल्कि 4 प्रपोजल लेकर आई। उनमें से एक लड़की मेरे जेठ को काफी पसंद आई, लेकिन शादी करने से पहले देवर ने ये शर्त रख दी कि वह कुछ दिनों तक उस लड़की को फौरन जांचना चाहेंगे और उसके बाद ही शादी का फैसला करेंगे। हमने उनकी ये शर्त भी बखूबी कबूल कर ली। फिर ठीक 20 दिन बाद ही जेठ ने शादी के लिए इजाजत दे दी और हम बड़े धूमधाम से अपने देवर को ब्याह कर उसकी नई नवेली दुल्हन को अपने घर ले आए। मेरे 35 साल के जेठ का घर आबाद होता देखकर सबसे ज्यादा खुशी मेरी सास को हुई थी और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार मेरी बेशुमार कोशिशों के कारण मेरी मेहनत रंग ले आई और यूं मेरे जेठ यानी देवर को उसकी जिंदगी की खूबसूरत साथी और कुछ सालों बाद
बुढ़ापे का सहारा भी मिल गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। मामी ने कहा, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। इस वजह से मामी हमेशा मुझे अपने कमरे में बुलाती रहती। एक दिन जब मामी और मैं घर में अकेले थे, अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। मामी ने मुझे फिर से अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उसके कमरे में गया तो मामी का वह रूप देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मामी ने बहुत छोटे कपड़े पहने थे, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मामा 2 महीने के काम के सिलसिले में विदेश ट्रिप पर निकल गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मामी इस बात का फायदा इस तरह उठाएगी। जैसे ही मामा घर से बाहर गए, मामी का मेरे प्रति देखने का नजरिया ही बदल गया। एक दिन मामी ने अंधेरे का बहाना बनाकर मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं और मामी साथ में सो रहे थे कि आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मामी तो मेरा। उनके ऐसा करने से मैं भी अपना होश खो बैठा और मामी के साथ लगातार 3 घंटे तक। मेरा नाम समीर है और मेरी उम्र 19 साल है। 12वीं के पेपर देने के बाद मेरी छुट्टियां शुरू हो गई थी, इसलिए माँ पापा से इजाजत लेकर मैं अपने मामा के घर छुट्टियां बिताने जाना चाहता था। मामा की शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे, इसलिए मेरे माँ पापा मुझे उनके घर जाने से मना कर रहे थे। पर काफी साल हो गए थे मुझे मामा के घर गए हुए, और उनकी शादी में भी मैं नहीं जा सका था, क्योंकि उस समय मेरी 12वीं की परीक्षा चल रही थी। इस बार मामा से मिलने की मुझे बहुत उत्सुकता थी, और साथ ही मैं अपनी नई मामी से भी मिलना चाहता था। मेरे पापा का कहना था कि हम बाद में कभी मिल लेंगे, लेकिन मुझे छुट्टियां बितानी थी और उस शहर में जाना था जहां मामा रहते हैं। इस वजह से मैंने जिद करके पापा को मामा के घर छोड़ने के लिए मना लिया। कभी कभी सोचता हूँ कि शायद अच्छा होता अगर मैं उस समय मामा के घर न गया होता, क्योंकि इतनी कम उम्र में मामी मुझे ऐसा अनुभव देने वाली थी जो मेरे जीवन को बदल कर रख देगा। उस दिन रविवार था। मेरे पापा ने मुझे मामा के घर छोड़ा, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे तो घर के बाहर ताला लगा हुआ देखा। हमें लगा मामा और मामी कहीं बाहर घूमने गए हैं। पापा ने मामा को फोन किया तो पता चला कि वे दोनों शॉपिंग करने बाहर गए हैं और उन्हें घर आने में देर होगी। इस वजह से हम दोनों मामा का इंतजार करते हुए उनके घर के बाहर खड़े रहे। करीब 2 घंटे बाद मामा और मामी घर आए। पापा उनसे बाहर सड़क पर ही मिले और फिर हमारे घर वापस जाने लगे। मामी ने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांध रखा था और मामा की बाइक पर उससे चिपकी बैठी थी। घर के अंदर आते ही मामी ने अपने चेहरे से स्कार्फ हटाया तो मेरी नजर मामी पर गई। मामी किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। मामी बहुत खूबसूरत थी, जबकि मामा दिखने में बहुत खास नहीं थे। मेरी नजर मामी पर थी। तभी मामा ने मुझे पुकारा, अरे भांजे साहब, कहाँ देख रहे हो? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ। यह सुनते ही मुझे झिझक हुई। मैंने मामा से कहा कि मैं ठीक हूँ और उन्हें जोर से गले लगा लिया। इतने सालों बाद मुझे देखकर मामा भी बहुत खुश हुए। मामी भी मेरे पास आई और मुझे प्यार से गले लगाया। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं उन्हें पहली बार मिला हूँ। मामा के घर गए मुझे 2 दिन हो चुके थे। मामी मेरी अच्छी देखभाल कर रही थी और मेरे लिए हर जरूरत का ध्यान रख रही थी। मामा और मामी के व्यवहार से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पूरी छुट्टियां यहाँ बिताने वाला हूँ। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरा यह निर्णय आगे चलकर कुछ ऐसा मोड़ लेने वाला है जो मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। तीसरे दिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो 8 बज चुके थे। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि मामा अपना बैग पैक कर रहे थे। उन्हें बैग पैक करते देख मैंने पूछा, मामा, आप इतनी सुबह बैग पैक करके कहाँ जा रहे हो? तब मामा ने कहा कि उन्हें अर्जेंट काम से 2 महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। उस पर मैंने मामा से कहा, क्या बात है मामा, मुझे यहाँ आए हुए तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें अब भी कहीं नहीं जाने दूंगा। इस पर मामा ने कहा, यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है और अगर मैं इसे खो देता हूँ तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के काम का अनुभव मुझे आगे एक अच्छी पोस्ट दिला सकता है। मामा के काम की गंभीरता को देखते हुए मैंने आगे कुछ नहीं कहा। मैंने मामा से कहा, ठीक है, आज शाम को मैं पापा को बुला लेता हूँ और मैं भी अपने घर चला जाता हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं होगे तो मैं यहाँ रुककर भी क्या करूँगा। तब मामा ने कहा, समीर, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा और तुम्हारी मामी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
मुझे वहां जाने के बाद भी तुम्हें यहाँ रुकने की इजाजत नहीं है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम्हें मामी का ख्याल रखना है। उसे क्या चाहिए क्या नहीं इसका ध्यान रखना। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारी मामी को अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए खास करके उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम बेझिझक उसकी मदद करना, चाहे वह कुछ भी हो। मुझे उस समय कुछ भी शब्द का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया था, लेकिन आगे चलकर मामी ने इस शब्द का जो मतलब मुझे समझाया वह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन मुझे मामी के अंधेरे के डर के बारे में पता चला था। मुझे इस बात पर थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी को अंधेरे से इतना डर कैसे लग सकता है। मैंने मामा से कहा, ठीक है। फिर मामा को उनके कपड़े समेटने में मदद की और उन्हें एयरपोर्ट के लिए गाड़ी तक पहुंचाने गए। उन्हें अलविदा कहकर मैं और मामी वापस घर आए। अब घर में सिर्फ मैं और मामी ही थे। मुझे मामा के साथ बहुत मजा करना था, उनके साथ पूरे शहर में घूमना था। इस तरह मैंने अपनी छुट्टियां बिताने का प्लान किया था, लेकिन मामा ने तो इस पर पानी फेर ही दिया। ये मेरा सोचना जितना सही था उतना ही गलत भी, क्योंकि मामा के साथ जिन अनुभवों का मुझे इंतजार था उनसे भी अधिक खास अनुभव मामी के साथ होने वाले थे। जिस दिन मामा गए उस रात मैं अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। खेलते खेलते मैं बोर हो गया तो सोचा कि टीवी देख लेता हूँ और हॉल में आकर बैठ गया। टीवी देखते हुए कुछ समय बाद मामी मेरे पास आई और बोली, अरे भांजे साहब, मामा के जाने के बाद से आपका मन घर में नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मुझे। मामी ने एकदम सही बात पकड़ी थी। तब मामी ने मुझसे कहा, चलिए थोड़ी देर बाहर घूम आते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी स्कूटी निकाली और मुझे आइसक्रीम खाने के लिए बाहर ले गई। हम घर से बाहर निकले और स्कूटी पर मैं मामी के पीछे बैठा था। उस समय अनजाने में मेरा हाथ मामी की कमर से टकरा गया। यह देखकर मामी थोड़ा झिझक गई थी, इसलिए मैंने तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन अगले ही पल मामी ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखा। उनके इस व्यवहार का मतलब मुझे समझ नहीं आया। आइसक्रीम खाकर हम वापस घर आए। जैसे ही मामी ने घर का दरवाजा बंद किया और हम अंदर आए, अचानक घर की सारी लाइट बंद हो गई। अचानक लाइट जाने से चारों ओर घना अंधेरा छा गया। मैं मामी के पीछे खड़ा था, तभी मामी ने पलटकर मुझे जोर से गले लगा लिया। उस समय मामी का जो स्पर्श मुझे हुआ उसने मुझे एकदम विचलित कर दिया। मैं भी अब जवान हो रहा था और पहले कभी किसी महिला का ऐसा स्पर्श महसूस नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो मैं वैसे ही खड़ा रहा। उस वक्त मेरे मन में जो विचार आ रहे थे वे अलग ही थे। मामी करीब 5 मिनट तक मुझे वैसे ही पकड़े रही और फिर अचानक लाइट आ गई। जैसे ही लाइट आई, मामी भी होश में आई और फौरन मुझसे दूर हो गई। मुझे माफ करना, ऐसा कहकर वह शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। वहां क्या हो रहा था और अचानक मेरे साथ जो हुआ उससे मैं पूरी तरह से हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कुछ देर बाद मुझे मामा की वो बात याद आई जो उन्होंने घर से जाने से पहले कही थी कि मामी को अंधेरे से बहुत डर लगता है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी देखभाल करूं। अब मुझे समझ आया कि मामी ने अंधेरे का बहाना बनाकर मुझे गले लगाया था। उस रात मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन बिस्तर पर लेटे हुए मामी बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मामी काफी मॉडर्न थी और वैसे भी मैं एक छोटे से गांव का लड़का था, इसीलिए उनके तौर तरीके मेरे लिए बहुत खास लग रहे थे। अगले दिन सुबह जब मैं नींद से जागा तो देखा मामी किचन में चाय बना रही थी। उस वक्त उनकी तरफ देखना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मामी भी मुझे चुपके चुपके देख रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर संकोच कर रहे थे। जब मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया तो मामी ने फिर से मुझे जोर से गले लगा लिया। मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि कल की बात अब तक मेरे दिमाग से उतरी नहीं थी। मामी फिर से हंसते हुए बोली, अरे भांजे साहब, इतना शर्माने की क्या बात है? मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन कल रात मैं सच में बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। फिर हंसते हुए बोली, और हाँ, आज जो गले लगाया वह तो मैंने मस्ती में किया है। तुम मेरे भांजे हो और मैं तुम्हारी मामी हूँ, इसलिए मुझे तुमसे मजाक करने का पूरा हक है और मैं यह अधिकार हक से लूंगी। मामी के इस अंदाज पर मैं भी मुस्कुरा दिया। उन्होंने फिर से मजाक में मुझे गले लगाया, लेकिन उनकी इस तरह की हरकतों से मेरे मन में अलग ही भावनाएं पैदा होने लगी थी। मुझे भी यह महसूस होने लगा था कि मैं अब बड़ा हो रहा हूँ। शायद मामा को यह अंदेशा नहीं था कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। कुछ दिनों बाद
एक दिन शाम को मुझे समोसे खाने की इच्छा हुई। समोसे बनाने की बात मैंने मामी से कहने का सोचा और उनकी कमरे की तरफ गया। मामी का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं बिना इजाजत के उनके कमरे में चला गया। उस समय वह बिस्तर पर पीठ करके बैठी थीं और अपने मोबाइल में कुछ देख रही थीं। उनके बैठने का अंदाज ऐसा था कि देखकर मुझे ही संकोच होने लगा। दरवाजे पर खड़ा होकर मैंने मामी को धीरे से आवाज दी, लेकिन वह सुन नहीं पाईं। वह मोबाइल में कुछ ऐसा देख रही थीं कि उन्हें मेरी आवाज तक सुनाई नहीं दी। हिम्मत करके मैं धीरे धीरे उनके पास जाने लगा। जब मैंने उनके मोबाइल में झांका तो मेरी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि जो मैं देख रहा था वह मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन मामी बिंदास होकर सब कुछ देख रही थी। मुझे लगा कि मुझे इस हालत में मामी को नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं तुरंत दरवाजे के पास वापस गया और मामी को जोर से आवाज दी। इस बार मामी एकदम चौंक गई और गाउन लपेटकर खड़ी हो गई। मुझे अचानक वहां देखकर वह थोड़ी घबरा गई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है? तो मैंने बात को टालते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है, और अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे की तरफ जाते हुए भी मुझे बार बार मामी का वही रूप नजर आ रहा था जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। उस दिन रात में जोर से बारिश हो रही थी। अचानक लाइट चली गई और मामी ने मुझे जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। उसकी उस आवाज को सुनकर मैं उसकी कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में गया, उसने मुझे गले लगा लिया। मामी उस समय भी बहुत खूबसूरत लग रही थीं। मैं तो अब धीरे धीरे खुद को समझने लगा था। तब मामी ने कहा, समीर, तुम अब जब तक लाइट नहीं आती तब तक मेरे कमरे में रुक सकते हो क्या? मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने वहां रुकने का फैसला किया। हम कुछ समय तक बातें करते रहे। मामी मुझे बता रही थी कि मामा और मामी जल्दी ही शादी करने वाले हैं। मामी ने कहा कि उन्होंने मामा से 1 साल पहले मुलाकात की थी और उनका प्यार इतना बढ़ गया कि उन्होंने तुरंत शादी करने का फैसला कर लिया। मामी की बातों से यह भी पता चला कि मामा ने पिछले 1 साल में काफी प्रगति की थी। गप्पे करते करते काफी समय बीत गया था। जब मैंने अपने कमरे में जाने का सोचा तो मामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, समीर, अगर तुमको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या तुम आज मेरे कमरे में सो सकते हो? मुझे तो कोई एतस्मीर नहीं था, क्योंकि मामी और मैं उस घर में अकेले थे। इसके अलावा मामी का साथ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। उनके साथ होने से मुझे एक अलग अनुभव होने लगा था। उस रात लगातार बारिश हो रही थी। उसने कहा कि रात की कोई रोशनी नहीं थी और मैं नींद में उठा। मुझे बहुत ताजगी महसूस हो रही थी, मानो मुझे एक अनोखा सुख मिल गया हो। मामी मुझे बहुत आनंदित नजर आ रही थी। ऐसा खुशी मैंने पहले कभी उनके चेहरे पर नहीं देखा था। नाश्ता करते वक्त मामी अक्सर मुझसे बात कर रही थी। मामी ने कहा कि अब बारिश के दिन है, इसलिए तुम मामा के आने तक मेरे कमरे में सो सकते हो। मामा जाते वक्त मुझे बता गए थे कि अगर तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए तो बेझिझक बताना। इसलिए मैंने भी मन में संकोच न रखते हुए मामी के पास रुकने का फैसला किया। रात को मामी मुझसे बातें करने लगी, लेकिन एक बात पर मेरा ध्यान गया कि मेरा पेट दर्द होने लगा। मामी की बातों में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैं उनकी कमरे में सोने लगा। हालांकि मामी इसका फायदा उठाने में लगी थी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि मामी को मुझसे क्या चाहिए। रात को बातें करते करते मामी ने दूध लाने के लिए कहा। दूध पीते हुए और बातें करते हुए मुझे कब नींद आ गई, यह मुझे भी नहीं पता चला। मुझे ऐसा लग रहा था कि मामी की सुंदरता अब मेरे दिमाग में बसने लगी थी। लेकिन मुझे एक अजीब बात का एहसास हुआ कि मामा के बाहर जाने के बाद उन्हें लगातार फोन आ रहे थे। अचानक मेरा पेट दर्द फिर से बढ़ने लगा, जिससे मैंने अपने पिता को कॉल किया कि मैं घर आने वाला हूँ। यह सुनकर मामी मुझ पर चिढ़ने लगी। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे मामा ने तुम्हें नहीं बताया था कि मामी का ध्यान रखना है? तुम अभी नहीं जा सकते। मामी की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई। कौन सा रिश्ता और कौन सा ध्यान? जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मामी ने तो मुझसे घर न जाने की जिद पकड़ ली, लेकिन मेरा पेट दर्द कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं यह सब बात मामी को बताने में हिचकिचा रहा था। रोज मेरा पेट दर्द और मेरी कमजोरी बढ़ती जा रही थी। मामी तो रोज किसी न किसी बात पर खुश रहने का बहाना ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था, क्योंकि ऐसा अनुभव मुझे पहली बार हो रहा था। मामा गए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया था। शाम को 7 बजे घर की बेल बजी, जिससे मेरा दिल उड़ गया। मैंने अपने पास देखा तो मामी मेरे ऊपर हाथ रखकर सो रही थी। बेल लगातार बज रही थी,
इस वजह से मामी दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खुलते ही सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस देखकर मामी घबरा गई। पुलिस ने मामी के हाथ में बेड लगाकर कहा, क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे पीछे पापा मामा जी को लेकर आए। मामा जी के हाथ में भी बेड था। उन्हें देखकर मैंने कहा, मामा, आप तो काम के सिलसिले में 2 महीने पहले विदेश गए थे। तब मैंने पापा से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। पापा ने बताया, जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था तब मैं पुलिस स्टेशन गया था। वहाँ मुझे एक लड़की के बारे में जानकारी मिली जिसके बारे में मेरे सहकर्मी खोज कर रहे थे। मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पर मामा के फोटो देखे तो मुझे पता चला कि तुम्हारे मामा ने नाम और पहचान बदलकर मामी से शादी कर ली है। मामा जी का फोन कटने के बाद पापा को यह चौंकाने वाली जानकारी मिली। मामा और मामी लोगों को फंसाकर गलत काम कर रहे थे। तब मुझे समझ आया कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा था। मामा ने मुझे नशीला दूध पिलाया था। मामी ऐसा कर रही थी और कल रात मेरी ठगी हुई थी। मामा मामी ने तो रिश्ते की भी परवाह नहीं की। जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में मामा मामी अंधे हो गए थे। अब सब कुछ समझ में आ गया था कि मामा ने 1 साल में शहर में इतनी तरक्की कैसे की। मैं तो मामा जी के प्यार में उनके घर छुट्टियां बिताने गया था, लेकिन उन्होंने मामी से लगाकर मुझे भी छोड़ दिया। मेरा भाग्य अच्छा था कि पापा ने उस मामले की जांच की। मुझे लगता है कि आजकल के युग में रिश्ते, प्रेम और आपसी भावनाओं की कोई कीमत नहीं रह गई है। सब अपने फायदे के लिए जीते हैं, इसलिए पहले जैसे रिश्ते अब नहीं रह गए हैं। मामा जी ने मुझे अच्छी तरह समझाया, लेकिन जैसे कर्म होते हैं वैसा ही फल भी मिलता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक रात भाभी की बहन कमरे में अकेली थी। दरवाजा खुला हुआ था और मैंने देखा कि दीदी की बहन पूनम जाग रही थी और फोन चला रही थी। मैंने देखा कि कमरे में कोई और नहीं था, सिर्फ पूनम अकेली थी। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन भाभी सामान लेने के लिए दुकान पर गई। वह 2-3 घंटे बाद ही आती थी और पूनम टीवी देख रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। पूनम चाय पी रही थी तो उसने कहा, मेरा हाथ छोड़ दो। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और वह रसोई में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे रसोई में चला गया। वह बर्तन धो रही थी और मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। पूनम को थोड़ा अजीब सा लगा और वह साइड में हो गई। मैंने पूनम से कहा, पूनम, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने भी मुझे हाँ कह दिया। मैंने उससे कहा, पूनम, चल अपने कमरे में। और मैं उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। जैसे ही मैं उसके कमरे में गया, उसने कहा, दीदी कभी भी आ सकती है, तुम रात को मौका देखकर मेरे कमरे में आ जाना। मैंने कहा, ठीक है, मैं रात को तुम्हारे कमरे में आऊंगा। मैं रात होने का इंतजार करने लगा। जब सब खाना खाकर सो गए, मैंने भैया और भाभी का कमरा देखा, वे सो रहे थे। फिर मैंने मम्मी पापा का कमरा देखा, वे भी सो रहे थे। फिर मैं अपना कमरा बंद करके पूनम के कमरे में चला गया। दरवाजा बंद करके मैं पूनम के बिस्तर में घुस गया। थोड़ी देर बाद मैं पूनम को, दोस्तों, मेरा नाम रोशनी है और हम छोटे शहर में रहते हैं। मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरा देवर और मेरा पति रहते हैं। हम 4 लोग ही हैं। मेरे पति की एक दुकान है जो बहुत अच्छी चल रही है। घर का सारा खर्च वही उठाते हैं। मेरा देवर काम करने को तैयार नहीं होता, वह ज्यादातर घर में ही रहता है। मेरे पति ने उसे बहुत समझाया कि कोई काम धंधा कर ले, लेकिन वह नहीं मानता। मेरे देवर की हरकतें मुझे सही नहीं लगती थीं। एक दिन वह अपने कमरे में किसी लड़की से फोन पर बातें कर रहा था। उसे पता नहीं था कि मैं घर आ गई हूँ, क्योंकि मैं अपने पति के साथ दुकान गई थी। मेरे सास ससुर ऊपर धूप में बैठे थे और मैं अचानक ही घर वापस आ गई। जैसे ही मैं अंदर आई, मुझे किसी के बातें करने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने जाकर देखा तो मेरा देवर किसी लड़की से फोन पर बहुत बातें कर रहा था। ऐसी बातें जो मेरे पति ने भी मुझसे कभी नहीं की थी, वह उस लड़की से कर रहा था। मुझे वो बातें सुनकर बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने उससे पूछा, समीर, किससे बात कर रहे थे? वह बोला, भाभी, तुमसे क्या मतलब? मैंने कहा, तुम इतनी खराब बातें कर रहे थे किसी लड़की से? वह बोला,
भाभी, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा, मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी। फिर वह बोला, भाभी, इस उम्र में मैं वो बातें नहीं कर सकता क्या? अगर कर भी ली तो अब क्या करूं? मैंने कहा, तुमसे बात करना बेकार है। मैं उठकर रसोई में काम करने चली गई और वह मेरे पीछे ही आ गया। आते ही उसने मुझसे कहा, भाभी, वैसे एक बात कहूं, आप बहुत सुंदर हो। मैंने कहा, थैंक यू। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, समीर, तुम क्या कर रहे हो? वह बोला, भाभी, मैं तो तुम्हारा देवर हूं। मैं तुम्हारे साथ मजाक भी कर सकता हूं और तुम्हें छेड़ भी सकता हूं, क्योंकि देवर भाभी का रिश्ता ऐसा ही होता है। मैंने कहा, रिश्ता एक हद में होता है, जैसा तुम कर रहे हो वैसा नहीं होना चाहिए। वह बोला, भाभी प्लीज, क्या मैं एक हग नहीं कर सकता? मैंने उसे 2-3 बार मना किया, लेकिन वह नहीं मान रहा था। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में आती हूं। और मैं उसके कमरे में चली गई। मैंने उससे कहा, मैं सिर्फ आज का दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी, उसके बाद नहीं। उसने कहा, ठीक है। फिर उसने मुझे दरवाजे के पीछे खींच लिया और मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं किसी तरह उसके कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद मुझे समझ आ गया कि वह मेरे साथ क्या करना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसे अपने मंसूबों में बिल्कुल भी सफल नहीं होने दिया। एक दिन मेरी छोटी बहन का फोन आया। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वह कहने लगी, दीदी, मैं आपके पास 1 हफ्ते के लिए रहने आ रही हूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम आ जाओ। अगले दिन ही वह मेरे पास रहने आ गई। हम दोनों ने खूब बातें की। शाम हो गई और फिर हम रात के खाने का इंतजाम करने लगे। खाना खाकर हम सोने की तैयारी करने लगे। मैंने पूनम से कहा, पूनम, तुम इस कमरे में सो जाओ, ये खाली है, वहां बिस्तर भी लगा हुआ है, अपना सामान रख लो और वहीं सो जाओ। पूनम ने कहा, ठीक है दीदी। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर मोबाइल चला रही थी और मैंने अभी दरवाजा बंद नहीं किया था, दरवाजा खुला ही था। थोड़ी देर बाद मेरी भाभी का देवर इधर उधर घूमने लगा और बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मैंने सोचा शायद वह ऐसे ही टहल रहा है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर दरवाजा बंद करके सो गई। सुबह हुई और मैं थोड़ा लेट उठी, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं था, इसलिए मैं अक्सर घर में जल्दी उठ जाती थी। दीदी ने मेरा दरवाजा खटखटाया और मैंने उठकर दरवाजा खोला। दीदी बोली, उठ जाओ, दिन चढ़ गया है, देखो मैं तुम्हारे लिए चाय भी बना लाई हूं। मैंने पूनम के लिए चाय बनाई और टेबल पर रख दी। फिर मैंने पूनम से कहा, बाहर आ जाओ, ड्राइंग रूम में चाय रखी है। पूनम ड्राइंग रूम में आ गई और हम दोनों चाय पीने लगे। थोड़ी देर बाद मेरा देवर भी आकर हमारे साथ बैठ गया। वह बोला, भाभी, मैं भी चाय पीना चाहता हूं। मैंने कहा, देख लो, शायद थोड़ी बची हुई हो, तुम पी लेना। वह रसोई में गया और चाय बनाकर ले आया। फिर हमारे साथ बैठकर चाय पीने लगा। देवर ने मुझसे पूछा, भाभी, आपकी बहन कितनी पढ़ी लिखी है? मैंने कहा, वह पढ़ाई करके घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती है। इसके बाद मेरा देवर चाय पीकर बाहर चला गया। रात के 10 बजे मैं देख रही थी कि पूनम के कमरे के सामने उसका मेरा देवर बार बार इधर उधर चक्कर लगा रहा था। मैंने पूनम से कहा, पूनम, इसे समझा लो, यह सही नहीं है। पूनम ने कहा, दीदी, आप चिंता मत करो, मैं कोई बच्ची नहीं हूं। एक दिन मैंने सुना कि वह किसी लड़की से बहुत खराब बातें कर रहा था। देखने में वह बहुत शरीफ लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पूनम ने कहा, दीदी, आप फिक्र मत करो। मैंने पूनम से कहा, पूनम, मैं तेरे जीजा को खाना देने जा रही हूं, तुम ध्यान रखना। पूनम ने कहा, ठीक है दीदी, आप जाओ। थोड़ी देर बाद समीर पूनम के पास आकर बैठ गया और टीवी देखने लगा। पहले वह दूसरे सोफे पर बैठा था, फिर वह उठकर पूनम के पास आकर बैठ गया और बोला, पूनम, एक बात कहूं, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पूनम ने कहा, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती। इसके बाद पूनम उठकर रसोई में चली गई और बर्तन धोने लगी। तभी समीर भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ गया
और पीछे से उसे पकड़ लिया। उसने कहा, पूनम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पूनम को थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसे आज तक किसी लड़के ने इस तरह छुआ नहीं था, तो उसने भी जवाब दिया, हाँ मैं भी। समीर ने कहा, पूनम, बर्तन छोड़ दो और अपने कमरे में चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। पूनम मान गई और अपने कमरे में चली गई। जब समीर कमरे में गया तो उसने दरवाजा थोड़ा बंद कर लिया और पूनम के पास बैठ गया। फिर वह उसके पास आने लगा। पूनम ने कहा, अभी नहीं, दीदी आ जाएंगी, रात को तुम मेरे कमरे में आ जाना। समीर ने कहा, यह बहुत अच्छा आइडिया है, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं रात होने का इंतजार करने लगा। खाना खाकर सब सो गए। मैंने पहले अपनी भाभी के कमरे में देखा कि वह सो चुकी थी। फिर मम्मी पापा के कमरे में जाकर देखा तो वे भी सो चुके थे। मौका देखकर मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और सीधा पूनम के कमरे में चला गया। पूनम मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह भी लंबे समय से इस सब का इंतजार कर रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, लाइट ऑन ऑफ कर दी और एक छोटी लाइट जला दी। फिर मैं पूनम के साथ रजाई में लेट गया। तभी पूनम ने कहा, समीर, जो करना है जल्दी कर, अगर दीदी जाग गई तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मुझे हैरानी हुई कि पूनम खुद मुझसे यह कह रही थी। मैंने भी देर नहीं की। 3 घंटे बाद मैंने पूनम से कहा कि मैं कल रात फिर आऊंगा और वह मान गई। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। 3-4 रातें बहुत अच्छे से बीती। फिर एक रात जब हम दोनों बातें कर रहे थे, मेरी भाभी उठ गई। वह वॉशरूम जा रही थी और उसे पूनम के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें सुनकर रुक गई और ध्यान से सुनने लगी। उसे शक हो गया कि कमरे में कुछ चल रहा है। भाभी बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब मैं पूनम के कमरे से बाहर आया तो मुझे नहीं पता था कि भाभी सामने बैठी है, क्योंकि अंधेरा था। मैंने उसे देखा नहीं और सीधा अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाभी ने पूनम से पूछा, रात को तुम्हारे कमरे में कौन था? पूनम ने कहा, कोई नहीं था दीदी। भाभी ने कहा, पूनम, झूठ मत बोलो, मैंने सब कुछ देखा और सुना है। तुम क्या कर रही थी? पूनम ने कहा, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे समीर से प्यार हो गया है। फिर मेरी बहन ने मेरी शादी समीर से करवा दी। शादी के बाद मैं अपनी बहन के घर आ गई। दोनों बहनें बहुत खुश थीं और समीर भी काम पर जाने लगा और पैसे कमाने लगा। हम दोनों बहनें मिलकर काम करती थीं, घर की जिम्मेदारियां संभालती थीं और सब कुछ अच्छा हो गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।